हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगो पर स्वागत करता हूं। चलिए आज के टॉप 20 मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस साइंस के पार्ट 3 में स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है। दोस्तों, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का नाम तो सबको पता रहता है, उसका नाम पेनिसिलिन है, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। लेकिन यहाँ पर बताना है दूसरा एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किए थे और कौन सी वो मेडिसिन है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन। दुनिया का दूसरा एंटीबायोटिक्स का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि इसकी खोज कौन किए थे? बॉक्समैन। कौन किए थे? सॉरी, बॉक्समैन। बॉक्समैन इनका ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किए थे। पेनिसिलिन बताई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रिफेम्पसिन जो है, ये जो है रिफेम्पसिन टीबी रोगों के इलाज के लिए ये मेडिसिन है। और एलिटेम जो है ना, ये कृत्रिम शर्करा है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा का नाम है एलिटेम। और भी कृत्रिम शर्करा है जैसे एलिटेम, अस्पार्टेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया में पहला टीका किस रोग के लिए बना था। दुनिया में पहला टीका किस रोग के लिए बना था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेचक के लिए। यानी दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन किस रोग के लिए बना था? चेचक के लिए बना था। और कौन बनाए थे? तो एडवर्ड जेनर बनाए थे। ठीक है, यक्ष्मा का बात करें तो टीबी को ही यक्ष्मा बोला जाता है। टीबी का दो चार नाम है, यक्ष्मा, तपेदिक, व्हाइट प्लेग। ठीक है, और एड्स के बारे में तो पता ही होगा। ट्रकोमा जो है ये आँख का बीमारी है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब कि जीवाणु द्वारा होने वाला ये रोग है, आँख का बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पीसीआर जांच किस रोग के लिए किया जाता है? पहला नंबर तो पीसीआर का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज। पीसीआर का मतलब होता है आपको पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बोल रहा है कि पीसीआर जांच किस रोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पीसीआर जांच एड्स रोग के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करिए, यक्ष्मा जो अभी बोले हम, व्हाइट प्लेग, टीबी, तपेदिक, इसके जांच के लिए दो जांच किया जाता है। एक तो हो जाएगा मोन्टेक्स रिंग टेस्ट। क्या बोले हम? मोन्टेक्स रिंग टेस्ट, MONTEX, मोन्टेक्स, RING रिंग टेस्ट, TEST, मोन्टेक्स रिंग टेस्ट हो जाएगा। और दूसरा इसी के नाम पर ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, क्या ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है। और इसके टीका का नाम क्या है? BCG टीका, सबको पता ही होगा। चेचक अभी पता हो गया, इसके लिए दुनिया का फर्स्ट वैक्सीन बना था, एडवर्ड जेनर ने बनाए थे। और ग्लूकोमा और ट्रोकोमा ये आँख का डिजीज है, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए में आमने सामने का एंजाइम किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? यहाँ पर बताना है दोस्तों कि डीएनए में जो आमने सामने का मतलब ये हुआ कि जैसे डीएनए दो से एक्सप्लेन कर लेते हैं, रुकिए। जो डीएनए का जो आकार होता है वो दोहरी लड़ी वाला ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है एडेनिन मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए साइटोसिन, यहाँ पर और रहता है एडेनिन हो गया, साइटोसिन, थायमिन हो जाता है। उसी तरह से इधर आ जाइएगा तो थायमिन, एडेनिन, गुआनिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए में आमने सामने के एंजाइम किस बंधन द्वारा जुड़ते हैं? एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन, ये एडेनिन हो गया, और ये सामने सामने के एंजाइम किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन बंधन, ये जो है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि जो डीएनए में ऊपर नीचे का एंजाइम, जैसे कि ऊपर नीचे का एंजाइम ये था, ये बताया यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायमिन है, तो ऊपर नीचे का एंजाइम जो जुड़ा होता है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आयनिक बंधन की बात करें तो ये तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। और स्वास्थ्य बंधन पार्टनरी से बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉनों के पार्टनरी से, साझेदारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ी का अध्ययन अरेक्नोलॉजी कहलाता है। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है मिर्मेकोलॉजी। तो मिर्मेकोलॉजी जो है ये चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल्स या सरीसृप का अध्ययन कहलाता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स या सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। और सौरोलॉजी जो है, सौरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है।
सर्ोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन परासरण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। परासरण नियंत्रण का मतलब हुआ कि मिनरल साल्ट, मतलब खनिज लवण के लिए कौन सा प्रोटीन इसमें जिम्मेदार है हमारे बॉडी में। मिनरल साल्ट यानी परासरण नियंत्रण, ओस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी एल्ब्यूमिन जो है हमारे शरीर में परासरण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है। और प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी किस जानवर में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को प्ले करके पहले अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर आंसर सुनिए, अपने को भी टेस्ट करते रहिए कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है कि संसार के सबसे बड़ी आरबीसी किस जानवर में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीमा। तो एम्फीमा कौन सा जानवर है, तो ये एम्फीबियन उभयचर है। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन आ जाता कि स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी का नाम बताइए तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी हो जाता। ठीक है, और सबसे छोटी आरबीसी बोल देता है स्तनधारी में तो वो कस्तूरी मृग होता है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज़ कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई पर जाने पर जो आरबीसी की संख्या है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही बोलता है कि सोने के बाद में, तो सोने के बाद में आरबीसी की संख्या का मान जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहते हैं। आरबीसी अगर बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो उसको क्या कहते हैं। कमी को तो सबको पता है, एनीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही कट जाएगा। ल्यूकोपिनिया या पॉलीसाइथेमिया या ल्यूकोसाइटोसिस। अगर आप लोगों को याद होगा कि ल्यूको शब्द व्हाइट ब्लड कार्पल्स के लिए आता है, WBC के लिए आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही कट गया। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। यानी हमारे बॉडी में आरबीसी की अगर संख्या बढ़ जाएगी तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है, अगर घट जाती है तो उसको एनीमिया बोला जाता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोपिनिया, ये WBC की संख्या अगर घट जाती है तो उसको ल्यूकोपिनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकोपिनिया। और WBC की संख्या अगर बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर किस रोग से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हिंदी अगर दिया होता तो आसान हो जाता है। इसको बोला जाता है हिंदी में लोहमयता रोग, यानी लोहा है तो लोहमयता रोग, लेकिन इंग्लिश में देता है तो याद रखिएगा सिडरोसिस या साइड्रोसिस डिजीज होता है लोहे की खदान में काम करने वाले मजदूर को। और यहाँ पर बिल्सन रोग आप लोग को पता होगा, बिल्सन रोग तंबा की कमी से ये बिल्सन रोग होता है, और एनीमिया जो होता है लोहा की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स का ट्रेनिंग सेंटर किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि की अगर बात करें तो पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि का काम क्या है कि इसको पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी बोला जाता है। ये महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार है, हम लोग के लिए त्वचा का कलर देने के लिए जिम्मेदार है। हमारी जो दिनचर्या होती है, सुबह में जगना है, दोपहर में हमको खाना है, फिर रात में सोना है, तो ये पीनियल ग्रंथि के लिए जिम्मेदार होता है। पीयूष ग्रंथि सबको पता है, इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो कि क्या करता है, हमारे शरीर का ताप बताता है, भूख बताता है, घृणा प्यार, ये सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी WBC अकणिकामय है। अकणिकामय का मतलब हुआ कि WBC दो टाइप का होती है, एक कणिकामय, कणिकामय का मतलब हुआ कि ये WBC हो गया, इसमें ये ऐसे ऐसे पार्टिकल अंडरस्टूड रहता है इसमें। लेकिन अकणिकामय का मतलब हुआ एकदम खाली रहेगा, उसमें कणों द्वारा मिला हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोसाइट। ये जो योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल कणिकामय है, यानी ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। लेकिन अकणिकामय दो है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स में क्या होता है, यानी एड्स किस कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्स में होता क्या है दोस्तों कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है, जो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है वो उसी का मान घट जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट की जो संख्या होती है वो घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही बोलता है कि ब्लड कैंसर में क्या होता है, तो ब्लड कैंसर में जानते हैं उसमें गांठ टाइप का, ट्यूमर टाइप का बन जाता है। तो उसमें मोनोसाइट की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। गांठ कब बनता है, जब उसका नंबर बढ़ जाए। तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है और एड्स में लिम्फोसाइट की संख्या घट जाती है। याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है WBC की संख्या प्रति घन mm में कितनी होती है। तो इसका जो रेंज याद रख लीजिए, उसके रेंज के बीच में देता है, कभी भी इधर उधर ये नहीं करता है। तो 6000 से 6000 टू 10,000, 6000 से 10,000 के बीच में जो WBC का प्रति घन में मान होता है। तो देख लीजिए 6000 और 10,000 के बीच में कौन सा रेंज है। हाँ, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंटीजन किस प्रोटीन का बना होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए दो घटक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब हुआ वह बाहरी घटक जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी बाहरी चीज़ है हम लोग के बॉडी को हानि पहुंचा रहा है उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि जो एंटीजन से बचने के लिए जो घटक हमारे शरीर में जिम्मेदार है उसको एंटीबॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है। एंटीजन जो होता है उसको कैपिटल ए और बी से लिखा जाता है, लेकिन एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखा जाता है। तो जो एंटीजन होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, एंटीजन हमारे ब्लड के आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वही पूछता कि जो एंटीबॉडी होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन पीछे बता चुका है कि ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी उसमें रेगुलेशन, प्रसरण नियंत्रण को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन कौन ब्लड दे सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और ओ वाले दे सकता है। चलिए इसको बता देते हैं, आज के बाद कभी भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि कौन किसको ब्लड देगा कौन किसको नहीं देगा। एक टेबल याद करते हैं, एक टेबल याद करते हैं। ए यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ओ और यहाँ पर ओ, और ऊपर में ए बी और यहाँ ए बी। इसमें दोनों तरफ एरो का निशान दे दीजिए, यहाँ भी दोनों तरफ एरो का निशान दे दीजिए, यहाँ भी एरो का दोनों तरफ निशान दे दीजिए और यहाँ भी एरो का दोनों तरफ निशान दे दीजिए। अब जो है सभी तीर को ऊपर छोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर से ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब इसका मतलब हुआ कि जिधर और जिस संख्या के जिस डिजिट के ओर एरो का अगर सिंबल है, एरो का निशान है, तो इसका मतलब कि उसको ये ब्लड दे सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो देखेंगे कि ए की तरफ किस किस ओर से एरो आ रहा है। तो ए की तरफ दो तरफ से एरो आ रहा है, एक ओ वाला एरो आ रहा है और दूसरा ए वाला एरो आ रहा है। इसका मतलब कि ए को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ओ दे सकता है और ए दे सकता है। और ए को ब्लड, ए किससे ब्लड ले सकता है, तो ए की तरफ से किधर किसका एरो आ रहा है, तो ए का ही एरो आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए को केवल ए ही ब्लड दे सकता है। ए को ए और ओ दोनों ब्लड दे सकता है, लेकिन ए किससे ब्लड ले सकता है, तो ये ए से ही ले सकता है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है, बी जो है यहाँ पर कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो यहाँ देख लीजिए बी की तरफ किधर किधर से एरो आ रहा है, एक ओ की तरफ से एरो आ रहा है और ये बी की तरफ से आ रहा है। यानी बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो बी और ओ दोनों दे सकता है। उसी तरह से ए बी की तरफ आ जाइए, ए बी को कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो ए बी यहाँ है, तो ए बी को देख रहे हैं, ए बी आ रहा है, ए की तरफ से भी ए आ रहा है यानी ए बी देगा, ओ की तरफ से भी जा रहा है ओ भी देगा, बी की तरफ से भी आ रहा है बी भी देगा। इसका मतलब कि ए बी को सब ब्लड दे देता है, ए भी देता है, ओ भी देता है, बी भी देता है और ए बी भी देता है। इसलिए तो इसको बोला है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, ए बी है। चलिए समझ में आया होगा। इसका एक अलग से वीडियो बनाए हैं सर, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एकदम अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जरूर विजिट कर लीजिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप का नामकरण किसके आधार पर होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लड ग्रुप का जो नामकरण होता है एंटीजन के बेस पर होता है, नॉट एंटीबॉडी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ब्लड ग्रुप ए का बात कर रहे हैं तो उसमें एंटीजन कौन होगा, कैपिटल ए होगा। एंटीबॉडी कौन होता है, स्मॉल बी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ब्लड ग्रुप बी है तो बिना सोचे समझे यहाँ पर एंटीजन क्या होगा, तो बी होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का नामकरण होता है वो एंटीजन के बेस पर होता है, ना कि एंटीबॉडी। तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है ये साथ में कभी नहीं होता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए कभी नहीं होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये कभी नहीं होता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।